आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर से। कल हम लोग कुछ सोर्सेस देखे थे, वाटर का कुछ सोर्स, नेचुरल जो सोर्स होता है अवेलेबल हमारे लिए, तो वो सब चर्चा किए थे। और कितने परसेंटेज का वाटर हमारे अर्थ के क्रस्ट के ऊपर जो है अवेलेबल है उसके बारे में भी डिस्कस किए थे। तो आज हम लोग इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर से स्टार्ट करेंगे। तो देख लेते हैं पहले टेक्स्ट में क्या लिखा गया है, फिर उसको जो है एक करके समझ लेंगे। तो पहला पॉइंट है, वाटर प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द मेटाबॉलिक रिएक्शंस टेकिंग प्लेस विद इन द बॉडी। जो हमारा मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है, यानी कि हम लोग जो खाना खाते हैं वो जो पचता है, फिर उसका जो एक्सक्रीटरी मटेरियल जो रिमेनिंग जो है निकलता है, ये सब जो टोटल प्रोसेस है वाटर जो है उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। यानी कि वाटर यानी कि पानी जो है उसमें बहुत ज़्यादा मदद करता है। पानी नहीं होता तो शायद ये मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है पॉसिबल नहीं हो पाता। दूसरा पॉइंट ये है कि इट एक्ट्स एज एन यूनिवर्सल सॉल्वेंट दस प्रोवाइडिंग ए मीडियम फॉर केमिकल रिएक्शन टू टेक प्लेस। ज़्यादातर जो केमिकल रिएक्शन होता है उसके लिए वाटर जो है एक मीडियम की तरह, मतलब वाटर में जैसे आप कुछ मतलब कुछ ऐसे एग्जांपल लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल, कुछ भी आप कुछ नमकीन वाला, जैसे कि सपोज कर लीजिए आप ORS बना रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको मेन सॉल्वेंट क्या चाहिए? पानी। जो सल्यूट जो होता है मतलब वो कुछ डालते हैं हम, जो भी चीनी, मान लीजिए कोई शरबत बना रहा है, ठीक है, तो उसमें जो है हम लोग जो चीनी या फिर जो नींबू या फिर जो दही या फिर कुछ भी एसेंस, क्वास वगैरह जो भी डालते हैं वो होता है सल्यूट। जिसमें हम लोग डालते हैं वो होता है सल्वेंट, एंड जो फिर बनता है उसको हम लोग बोलते हैं सल्यूशन, ठीक है। तो वो जो सल्यूट को डाल के सल्यूशन बनाने के लिए जो सल्वेंट हमें चाहिए होता है वो ज़्यादातर वाटर ही हम लोग लेते हैं। सब कुछ, सारे जो भी जूसेस आप देख रहे हैं मार्केट में अवेलेबल है, जो भी चीज़ आप कोल्ड ड्रिंक से लेकर, जो भी जूस से लेकर, कुछ भी आप शेक वगैरह जो भी देखिए, सब में जो है वाटर है ही है। मतलब वो कंपलसरी है, मैंडेटरी है। उसके बगैर मतलब वो वाटर के मतलब अलावा और कोई चीज़ यूज़ करके हम सॉल्वेंट बना नहीं सकते, ठीक है। सब में वाटर भरा ही रहता है। आप मान लीजिए कि दूध लेंगे आप शेक बनाने के लिए, तो दूध में भी क्या है? वाटर ही तो है ना। तो उस हिसाब से ये जो वाटर है यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, क्योंकि ये सब में जो है रिक्वायर्ड है, सब में मैंडेटरी है, इसीलिए इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोला गया है, ठीक है। फिर जो तीसरा पॉइंट लिखा गया है, वाटर हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस सच एज फूड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर इन ए डिजॉल्व्ड फॉर्म। मान लीजिए हमारे बॉडी के अंदर कोई भी चीज़ मतलब चाहिए होता है, सपोज कोई मिनरल चाहिए, या फिर कहाँ पे हमारा, अगर कहीं पे हमारा चोट लग गया तो उसको हील करने के लिए जो वहाँ पे एंजाइम वगैरह सिक्रेशन होना, फिर वहाँ पे जो घाव का भरना, उसके लिए जो भी हमारे बॉडी के अंदर चीज़ें चाहिए होती है वो एक जगह से दूसरी जगह पे कैसे जाता है? ब्लड के थ्रू जाता है। ब्लड में क्या होता है? वाटर भी है ना ब्लड में, तो लिक्विड फॉर्म में है तो किस वजह से है? वाटर की वजह से है ना। तो वो जो वाटर ही एक सब्सटेंस है जिसके थ्रू से हमारा जो भी रिक्वायर्ड चीज होता है बॉडी में, सब कुछ जो है एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचता है। फिर टर्जिडिटी इज मेंटेन्ड बाय वाटर इन लिविंग स्ट्रक्चर्स। टर्जिडिटी क्या होता है? एक जो भी चीज है, जो भी वस्तु है या फिर जो भी प्राणी है या फिर जो कुछ भी है, अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो लिविंग होना चाहिए, ठीक है। तो अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वो अपने शेप एंड साइज में उसको रखने के लिए हमें जो है वाटर चाहिए। टर्जिडिटी यानी कि एक प्रॉपर शेप एंड साइज में रखना है। एक मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर प्रॉपर शेप एंड साइज में है तो उसके लिए वाटर चाहिए। प्रॉपर शेप एंड साइज मतलब क्या हुआ? जैसे कि एक सपोज एक मतलब आम है, ठीक है, तो आम के अंदर अच्छे से वाटर कंटेंट भरा होगा तो वो एकदम से फुला हुआ रहेगा, ठीक है, अच्छे से अपने शेप में रहेगा। आप उसको एक काम करेंगे, अगर फ्रिज के अंदर डाल देंगे कुछ दिन, तो वो क्या होता है, उसका वाटर कंटेंट जो है थोड़ा सा इवोपरेट होके चला जाता है। तो कैसे सिकुड़ जाता है ना, ऊपर का जो उसका स्किन होता है थोड़ा सा सिकुड़ जाता है, उसमें सलवटें आती है, उसमें थोड़ा सा मरोड़ के मतलब जैसे ये होता है ना, मतलब छाइयाँ जैसे दिखने लगता है, फिर वो जो उसका स्किन है वो सिकुड़ जाता है। तो वो सिकुड़ना नहीं होता है अगर वाटर कंटेंट सफिशिएंट रहता है। तो मान लीजिए आप कोई चीज़ है धूप में सुखा दिए, आम को ही आप धूप में 2 दिन रख देंगे तो उसमें क्या होता है, उसका वाटर कंटेंट जो है ऊपर का वो इवापोरेट होके चला गया, यानी कि भाप बन के चला गया। तो क्या होगा? फिर स्किन जो है सिकुड़ जाता है। तो वो जो सिकुड़ जाता है वो सिकुड़ना बंद होता है अगर वाटर कंटेंट सफिशिएंट अमाउंट में रहता है अंदर। तो वो जो सफिशिएंट अमाउंट में वाटर कंटेंट रहने से प्रॉपर शेप एंड साइज में रहता है, उसी को ही टर्जिडिटी बोला जाता है, ठीक है, टर्जिडिटी बोला जाता है उसको ही।
तो इसको मेंटेन कर, टर्जिडिटी को मेंटेन करने के लिए भी हमें क्या चाहिए होता है, वाटर, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है। और फिर वाटर प्रिवेंट सडन चेंजेस इन टेम्परेचर ऑफ लिविंग बींग्स, एक्सेसिव हीटिंग इज चेक्ड बाय इवापोरेशन ऑफ वाटर इन ट्रांसपिरेशन एंड पर्सपिरेशन, ठीक है। तो जो भी ये सडनली, जैसे हमारा ये दो वर्ड अच्छे से समझ लीजिए, ट्रांसपिरेशन एंड पर्सपिरेशन, ठीक है। ये दो चीज़ें जो है हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है ड्यूरिंग चेंजिंग ऑफ सडन हीट, ठीक है। मतलब सडनली हीट अगर राइज हो गया या फिर फॉल हो गया तो उसमें जो है टेम्परेचर हमारा ज़्यादातर मतलब रेगुलेट करने के लिए, बॉडी में टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए वाटर हमें हेल्प करता है। वो कैसे, जैसे कि ट्रांसपिरेशन एंड पर्सपिरेशन, ठीक है। ये दो प्रोसेस है जिसके थ्रू से वाटर हमें हेल्प करता है अपने बॉडी का जो है हीटिंग या फिर टेम्परेचर, बाहर का टेम्परेचर राइज जो हुआ तो उसको बैलेंस करने के लिए हमें हेल्प करता है। वो कैसे हेल्प करता है, ट्रांसपिरेशन ज़्यादातर जो है ये प्रोसेस प्लांट्स में दिखाई देता है। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, जो प्लांट का स्टेम है, लीफ है, जिसमें भी क्लोरोफिल प्रेजेंट है चारों, और जो भी कोई प्लांट जो है स्टेम के थ्रू से ही फोटोसिंथेसिस करते हैं, कोई प्लांट है लीफ के थ्रू से करते हैं। तो वो जो है जो लीफ स्टेम जहाँ पे भी क्लोरोफिल है, वहाँ पे स्टोमाटा है, वहाँ पे पोर्स है, तो उसके थ्रू से जो भी वाटर इवापोरेशन होता है तभी जो है प्लांट को भी ठंडक मिलती है। प्लांट जहाँ से वाटर इवापोरेट हुआ तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, ट्रांसपिरेशन, ठीक है। तो प्लांट में जो वाटर इवापोरेशन होता है उससे जो है प्लांट को ठंडक मिलती है, प्लांट दूसरों को भी ठंडक देती है और वो खाना बनाती है। फिर जो है प्लांट में जो ऊपर के लेवल से ट्रांसपिरेशन यानी कि जो इवापोरेशन होकर वाटर कंटेंट गया वो प्लांट के पत्ते तक पहुँचा कैसे, नीचे से आया, धरती के नीचे से वो जाइलम फ्लोएम के थ्रू से होके ऊपर पहुंचा, रूट के थ्रू से, जाइलम फ्लोएम के थ्रू से होके पत्ते तक पहुंचा, फिर पत्ते में जो पोर्स ओपनिंग्स होते हैं उसके थ्रू से जो है इवापोरेशन होके ऊपर गया, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है, थ्रू आउट द प्रोसेस जो है वाटर हमारा रिक्वायर्ड रहता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन। फिर हमारे शरीर में जो होता है, बॉडी में जो होता है, जैसे हमें ज़्यादा हीट लगा तो फिर क्या होता है, हमारे बॉडी का जो बाहर का स्किन है उसमें क्या होता है, पर्सपिरेशन होता है। तो पर्सपिरेशन क्या होता है, स्वेटिंग। जनरली हम लोग अगर लोकल लैंग्वेज में समझेंगे तो उसको स्वेटिंग बोलेंगे, ठीक है। तो नॉर्मल इंग्लिश में ये थोड़ा सा साइंटिफिक वर्ड है पर्सपिरेशन। तो जैसे ही हमारा हीट ऊपर का चेंज होने लगा है, ज़्यादा गर्म लगा, तो हमारे जो स्किन के ऊपर जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं उसके थ्रू से क्या होता है, फिर हमारा भी स्वेटिंग होता है, स्वेट निकलने लगता है। तो जब स्वेट निकलने लगता है तो बाहर का हवा जब लगता है हमें क्या लगता है, ठंड लगता है कि नहीं। तो वो जो ठंड लगता है उसका मतलब ये है कि हमारे भी पोर के थ्रू से जो है स्वेट निकल के वो जो है स्वेटिंग होके हमें मतलब इवापोरेशन होता है, ठीक है। जब ये वाटर इवापोरेट होने लगता है तभी हमें ठंडक फील होता है। तो वाटर इवापोरेट होने के लिए बॉडी में वाटर होनी चाहिए। बॉडी के अंदर जो वाटर होता है वही जो है सलाइन वाटर बन के, ज़्यादातर हमारा स्वेट जो है सलाइन ही होता है। तो सलाइन वाटर होके वो हमारा बॉडी का टॉक्सिक मटेरियल के साथ साथ एक्स्ट्रा वाटर जो है इवापोरेट होके हमें ठंडक देती है और हमारा बॉडी का टेम्परेचर जो है बैलेंस रखती है और बाहर के हीट यानी कि टेम्परेचर से हमें भी बचाती है, ठीक है। तो ये दो प्रोसेस जो है हमें याद रखनी होगी, क्या, ट्रांसपिरेशन एंड पर्सपिरेशन, ठीक है। ये दो प्रोसेस जो है हमें याद रखनी होगी। फिर क्या आता है हमारा लास्ट पॉइंट जो है 6th पॉइंट, मेटाबॉलिक वेस्ट आर सेपरेटेड फ्रॉम ब्लड इन द सोल्यूशन फॉर्म विद द हेल्प ऑफ वाटर, ठीक है। तो जो मेटाबॉलिक वेस्ट है तो वो क्या होता है हमारे शरीर में, मतलब बॉडी के अंदर क्या होता है, जमा होके नहीं रहता है, ठीक है। वो निकल जाता है, थ्रू यूरिन होके निकल जाता है या फिर स्टूल होके पास होता है या फिर स्वेटिंग होके पास होता है, जो भी है सब में जो है वाटर रिक्वायर्ड रहता है। मेटाबॉलिक वेस्ट यानी कि खाना पच जाने के बाद जो हमारा रिक्वायर्ड मटेरियल था वो ब्लड के थ्रू से चला गया और जो रिक्वायर्ड मटेरियल नहीं था उसको ब्लड से सेपरेट होना है। ब्लड के अंदर भी क्या होता है, हमारा ऑक्सीजन मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से भी जो है निकलता है, तो फिर वो क्या होता है, वाटर में डिजोल्व होके भी हमारे जो एक्सक्रीटरी मटेरियल के थ्रू से वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो वो मेटाबॉलिक वेस्ट वो भी सेपरेट होने में वाटर ही हमें हेल्प करता है। इसीलिए बोला जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए अपने बॉडी का वेट के हिसाब से, ठीक है। तो फिर देखते हैं हम लोग वाटर पोल्यूशन। तो वाटर पोल्यूशन क्या है, वाटर पोल्यूशन इज द एडिशन ऑफ अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस इन वाटर बॉडीज व्हिच डिग्रेड्स द क्वालिटी ऑफ वाटर रिजल्टिंग इन एडवर्स इफेक्ट्स ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग
एनवायरनमेंट, ठीक है। तो वाटर में जो सब्सटेंसेस जैसी होनी चाहिए उतना रहना, मतलब जो रिक्वायर्ड जो भी चीज़ें होना चाहिए उससे अगर कहीं ज़्यादा हुआ या फिर कुछ अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस है जो कि वाटर में नहीं होना चाहिए और वो प्रेजेंट है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वाटर पोल्यूट हो गया, जिसकी वजह से क्या होता है, उसका जो क्वालिटी है वो क्वालिटी जो है खराब होता है, ठीक है। जो क्वालिटी खराब होता है, यहाँ पे लिखा गया देखिए, एडिशन ऑफ अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस। अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस मीन्स जो नहीं हमें चाहिए, वाटर में रहना नहीं चाहिए, वो ऐड होता है। फिर क्या होता है, उसका क्वालिटी जो है डिग्रेड होता है। उसका क्वालिटी क्या होता है, डिग्रेड होता है। डिग्रेड द क्वालिटी ऑफ वाटर resulting in adverse effect on living organisms and their surrounding environment। तो ये जो है अनडिजायरेबल सब्सटेंस मिलने से उसका क्वालिटी खराब हुआ, जिसके वजह से हमें क्या है, उसका उल्टा इफेक्ट देखने को मिला, एडवर्स इफेक्ट जो है देखने को मिला। जो चीज़ हमें हेल्प करना चाहिए था, जिससे हमें फ़ायदा होना चाहिए था, उससे जो है हमें नुकसान होने लगा। इसी को बोलते हैं एडवर्स इफेक्ट ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग एनवायरनमेंट। तो हमारा जो सराउंडिंग है, हम लोग क्या बोलते हैं, उसको एनवायरनमेंट बोलते हैं। तो उसमें भी जो है हमें एडवर्स इफेक्ट देखने को मिला। फिर क्या होता है, सोर्सेस ऑफ वाटर पॉल्यूशन। तो वाटर पॉल्यूशन का जनरली सोर्स क्या है, किसके वजह से जो है, किस चीज़ की वजह से वाटर पॉल्यूशन होता है, तो वो थोड़ा सा देखेंगे। वाटर पॉल्यूशन इज ए सीरियस हेल्थ हैजर्ड्स इन इंडिया, स्पेशली इन विलेजेस। वाटर वाटर पॉल्यूशन जनरली हमारे इंडिया में जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्थ इश्यूज क्रिएट करता है, खास करके गाँव में जहाँ पे अवेयरनेस बहुत कम है। और वाटर पॉल्यूशन मतलब ज़्यादातर दो कारणों से हो सकती है, नेचुरली भी हो सकती है, मैन मेड भी होती है, लेकिन ज़्यादातर मैन मेड एक्टिविटीज़ की वजह से वाटर पॉल्यूशन होता है। और ऐसा नहीं कि बस गाँव में भी होता है, शहरों में भी बहुत ज़्यादा आजकल वाटर पॉल्यूशन देखने को मिलता है। क्योंकि आप बहुत बड़ा बड़ा इंडस्ट्री जो देखेंगे, तो इंडस्ट्रीज़ कहाँ है, शहरों में तो है ना, गाँव में तो इतना नहीं है ना। और शहरों में आप देखेंगे कि जो भी बहुत ज़्यादा इमारतें होती है, घरें होती हैं, तो ये जो घर सब बहुत ज़्यादा घर बन जाता है, तो उनका सब ड्रेन वाटर कहाँ जाता है, वाटर में तो जाके मिलता है ना। तो ये सब चीज़ें जो गांव और शहर, ऐसी कोई बात नहीं है, बुक में भले ही दिया गया हो, क्योंकि गांव के लोग क्या हुए, मतलब वो उनमें अवेयरनेस उतना नहीं होता है, तो वो मतलब उनका जो फीकल मैटर है ज़्यादातर जो है वो मतलब डिफिकेट करते हैं। तो फिर जो रिवर के किनारे हो गया, पॉन्ड के किनारे हो गया, वो जो स्टूल पास करने लगते हैं, तो फिर उससे जो है पानी गंदा होता है। लेकिन फिर भी गांव में जो है लोगों का इतना ख्याल रहता है कि पानी में कुछ डालना नहीं है या फिर पानी में कुछ फेंकना नहीं है, जो भी है। लेकिन शहरों में क्या है, पानी का सोर्स जो है सबके घर में जो इंडिविजुअल रहता है, और मतलब टॉयलेट वगैरह रहता है, लेकिन सबका जो है ड्रेनेज वाटर कहाँ जाके मिलता है, तो पानी में ही मिलता है ना। तो ऐसा नहीं, गाँव और शहर सब जगह से जो है वाटर पोल्यूटेड होने लगा है, ठीक है। तो फिर देखते हैं नेचुरल सोर्सेस ऑफ वाटर पॉल्यूशन। तो पॉल्यूशन में नेचुरल सोर्सेस क्या करती है, ठीक है, कौन से नेचुरल ऐसे सोर्सेस है जिसके वजह से वाटर पॉल्यूट होता है। पहला सोर्स है सॉइल इरोजन, दूसरा है डिकेइंग ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, तीसरा है लीकिंग ऑफ मिनरल्स फ्रॉम रॉक्स, ठीक है। तो सॉइल इरोजन में भी कहीं ना कहीं मैनमेड सोर्स ही अवेलेबल है, लेकिन नेचुरली भी ये होता है। तो नेचुरली जैसे कि पहाड़ों से सॉइल इरोड होके उसमें जो है कंकर, मिट्टी, पत्थर वगैरह सब कुछ आया, तो वो जब पानी में मिलता है तो उसके वजह से भी जो है पानी गंदा होने लगता है, पानी में मैलापन आता है। तो ये सब जो है सॉइल इरोजन की वजह से होता है। जहाँ पे ज़्यादा ढलान वाली ज़मीन है, तो वहाँ पे आसपास किनारे से भी जब मिट्टी धो के फिर पानी में मिल जाता है, तो भी पानी गंदा होने लगता है। फिर डिकेइंग ऑफ ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है, जब कोई मतलब ऑर्गेनिक चीज़ जैसे कि प्लांट का रेसिड्यू मटेरियल हो गया या फिर कोई डेड ऑर्गेनिज्म हो गया जो बाहर मतलब ऐसे ही मर गया, कोई भी रीज़न से हो, या फिर ख़राब हो गया, कोई भी प्लांट का मतलब कोई काट के फेंक दिया या फिर कुछ गिर गया वगैरह, जो भी है, अगर वो पड़ा रहा है, वो पानी के साथ अगर मिलता है, जैसे बारिश हुआ, तो वो धो के मतलब आधा मतलब पच गया है या फिर सड़ गया है, ये आधा पचा सड़ा चीज़ जो भी है, तो वो क्या होता है, फिर बाद में बारिश होने की वजह से वो जाके धुल के पानी में मिलने लगता है। तो वो जो पानी में धुल के मिलता है, तो उससे भी क्या होता है, हमारा वाटर लेवल जो है पल्यूट होने लगता है, ठीक है। फिर जो है लीकिंग ऑफ मिनरल्स फ्रॉम रॉक्स। तो बहुत सारे रॉक का वेराइटीज़ हमें देखने को मिलता है, जैसे हिमालयन रॉक में कुछ मिनरल्स मिलता है, हमारे माउंटेन रेंज वगैरह में कुछ अलग से रॉक पाया जाता है, क्योंकि रॉक का भी डिफरेंट टाइप्स होता है। कोई बहुत
मतलब पुराने टाइप के रॉक होते हैं, कोई बहुत यंग फोल्ड माउंटेन्स होते हैं, कोई बहुत पुराने जैसे हमारा अरावली रेंज हो गया। तो ये सब जो रॉक्स होते हैं इनमें बहुत सारे वेराइटी के मिनरल पाए जाते हैं। जब उनका मतलब कोई भी रीज़न से हो, उसमें से जब मिनरल लीक होके आके पानी में मिलता है, लीक होना यानी कि मिनरल्स धीरे धीरे पत्थर के साथ जो है डिग्रेड होके आना और पानी के साथ मिलना, ठीक है। तो ये जब होता है फिर उससे भी जो है हमारा वाटर पोल्यूट होता है। और फिर देखेंगे मैन मेड सोर्सेस ऑफ वाटर पोल्यूशन। तो पहला चीज़ है सीवेज इज द वेस्ट मैटर और वाटर फ्रॉम डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस कैरिड ऑफ बाय सीवेज ड्रेन्स एंड पाइप्स। तो सीवेज जो है हमारा सबसे पहला रीज़न है वेस्ट मैटर को पानी में मिलाता है। कहाँ से आता है ये सीवेज वाटर, यानी कि जो ड्रेन का वाटर है, ठीक है। ड्रेन में जो वेस्ट मैटर वाटर के साथ फ्लो होके आता है उसको हम लोग सीवेज बोलते हैं। तो ये ज़्यादातर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेस दोनों से आता है। अभी देख लीजिए यहाँ पे लिखा गया है, एक एक करके देख लेते हैं। तो सीवेज इज द वेस्ट मैटर और वाटर फ्रॉम डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेस, दोनों, ठीक है। दोनों डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेस दोनों से जो आता है वो सब वाटर के थ्रू से मिलके जो है कहाँ पे जाके कोई भी वाटर सोर्स के साथ जब मिलता है वो पानी को खराब करता है, पोल्यूट करता है, ठीक है। वो किसके थ्रू से जाता है, सीवेज ड्रेन एंड पाइप के थ्रू से होके रिसोर्सेज में जाके मिल जाता है। तो डोमेस्टिक सीवेज डिस्चार्ज इनटू रिवर्स फ्रॉम एरियाज लोकेटेड ऑन इट्स बैंक्स, ये हम लोग पहले डिस्कस कर लिए हैं कि जो भी घर होता है, घर का सारा सीवेज वाटर यानी कि ड्रेनेज वाटर जो है आसपास के नदी में जाके मिलता है। सीवेज कंटेन्स ऑर्गेनिक मैटर एंड सेवरल पैथोजेंस दैट कैन कॉज डिजीजेस इन एनिमल्स एंड ह्यूमंस। तो सीवेज वाटर जो है, ड्रेन वाटर जो है, उसमें क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर का रेसिड्यू होता है, उसका जो है मतलब हाफ डिकम्पोज्ड या फिर कंप्लीटली डिकम्पोज्ड चीज़ें जो भी है उसमें मिला हुआ रहता है। और बहुत सारे पैथोजेंस जो है पाए जाते हैं जो कि डिजीज क्रिएटर होते हैं, जो जिनके वजह से खास करके बहुत ज़्यादा से जो है पैथोजेंस पाया जाता है। जो डिजीज कहाँ पे फैलता है, फिर एनिमल्स और ह्यूमंस दोनों में फैलता है, ठीक है। फिर जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, दिस कंटेन्स हाई कंसेंट्रेशन ऑफ harmful to aquatic life and also make the water unfit for drinking। तो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट जो होता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट जो निकलता है पानी के थ्रू से, जो छोड़ देते हैं बाहर सीवेज के थ्रू से होके, वो आके फिर रिसोर्सेज से मिलता है, वाटर रिसोर्सेज से, वो बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है। ड्रिंकिंग तो छोड़ दीजिए, उसमें जो है एक्वेटिक लाइफ जो जिंदा रहते हैं पानी में, उनका रहना भी जो है लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। क्योंकि जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स होता है यानी कि इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर जो निकलता है, यानी कि इंडस्ट्रियल वेस्ट जो निकलता है उसमें ज़्यादातर क्या पाया जाता है, हाई कंसेंट्रेशन ऑफ हमारा जो है, ये देखिए यहाँ से जो है, यहाँ से हाई कंसेंट्रेशन ऑफ हेवी मेटल्स, टॉक्सिक केमिकल्स, एसिड्स, ऑयल्स, ग्रीस एटसेट्रा, ठीक है। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स इसमें ज़्यादातर बहुत ज़्यादा केमिकल्स मिला हुआ मिलता है, ठीक है। हेवी मेटल्स का मतलब पार्टिकल्स भी मिलता है, एसिड्स, ऑयल्स, ग्रीस जो मिला हुआ रहता है वो ज़्यादातर एक्वेटिक लाइफ को जीने में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। फिर जो है फर्टिलाइज़र क्या है, फर्टिलाइज़र फिर जो है हम लोग जो फसल उगाते हैं, हमारे कृषक श्रेणी है, तो वो जो मतलब फसल उगाते हैं वो ज़्यादातर फर्टिलाइजर आजकल यूज करने लगे हैं। तो पहले ये था कि गोबर का खाद यूज़ करते थे, नेचुरल वे से नीम खली पाउडर, कुछ भी सरसों का खली पाउडर जो है, फिर नीम खली पाउडर है, फिर जो नेचुरली जो आस वगैरह यूज़ करते थे। तो वो फर्टिलाइज़र यूज़ करने से हमारे ज़मीन में कोई नुकसान नहीं होता था, या और पानी में भी अगर वो मिल जाता था तो उसमें भी जो है कोई नुकसान नहीं होता था। लेकिन ये जो फर्टिलाइज़र है इसमें बहुत नुकसान देखने को मिलता है, जैसे कि फर्टिलाइजर्स added to crop fields also led to water pollution. A small part of fertilizers each down to pollute groundwater while large part of it passes down to water bodies through rain water, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा जो फर्टिलाइजर जो यूज़ करते हैं उसका जो मेन पार्ट है, यानी कि बहुत छोटे क्वांटिटी में जो है ग्राउंड के अंदर जाते हैं, लेकिन मेजर पार्ट में क्या होता है, पानी के थ्रू से बहते हुए, वो रेन वाटर के थ्रू से बहते हुए जाके वाटर बॉडीज़ में ही मिल जाता है। क्योंकि ज़्यादातर देखिए हमारे एरियाज़ में जो है क्रॉप क्या मतलब बोया जाता है, धान का फसल बहुत ज़्यादा होता है, रेनी सीजन में होता है। तो रेनी सीजन में काफ़ी ज़्यादा बारिश भी होता है, उस समय जो है फर्टिलाइज़र का यूज़ करना क्या होता है, फिर
थोड़ा बहुत तो वहाँ पे ज़मीन में रहता है, रूट के थ्रू से अंदर जाता है, लेकिन लगभग 70% तक जो है वो पानी में धुल के फिर जाके वाटर बॉडीज में मिल जाता है, जो जिसकी वजह से फिर हमारा वाटर का सोर्स जो है खराब होता है। फिर क्या आता है, पेस्टिसाइड्स। व्हेन पेस्टिसाइड्स स्प्रेड ओवर द क्रॉप्स, pesticides spread over the crops, they are passed into the water bodies during rains. It has an adverse effect on aquatic organisms. तो ये पेस्टिसाइड भी जो है बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं। उनका जो है थोड़ा सा भी गैस में मिलके अगर मुंह में लग जाए तो भी मुंह में जलन, आंखों में जलन वगैरह पैदा होता है। कोई अगर आसपास आप अगर फार्म में देखे होंगे जो पेस्टिसाइड स्प्रे करने जाते हैं, वो कितना ढक के, हाथों में ग्लोव्स, मुंह में मास्क और आंखों में ग्लासेस वगैरह लगा के वो बहुत ही केयरफुली स्प्रे करने लगते हैं, स्प्रे करने जाते हैं। तो वो जो पेस्टिसाइड जितना हार्मफुल है, अगर वो पानी में मिलके अगर रिसोर्सेज के साथ, हमारे वाटर सोर्सेज के साथ आके मिलता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट क्रिएट करता है एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स के लिए, जिनका बचना नामुमकिन हो जाता है। फिर जो है ऑयल्स फ्रॉम रिफाइनरीज जो है, मतलब ज़्यादातर ऑयल्स कहाँ से, रिफाइनरी से ही निकलते हैं, और ऑटोमोबाइल वर्कशॉप जो होते हैं उससे निकलते हैं। ऑयल फ्रॉम रिफाइनरीज, ऑटोमोबाइल वर्कशॉप्स पॉल्यूट द वाटर, देयरबाय किलिंग एक्वाटिक लाइफ एंड अफेक्टिंग ग्रोथ ऑफ फाइटोप्लैंक्टन। ऑयल कैन मेक ड्रिंकिंग वाटर अनसेफ टू ड्रिंक, इट कैन ऑल्सो रिड्यूस द ऑक्सीजन सप्लाइज द वाटर एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये जो क्या करता है, मेनली ऑयल जो पार्टिकल्स रिफाइनरीज, ऑटोमोबाइल वर्कशॉप से जो ग्रीस, ऑयल और इंजन ऑयल वगैरह जो भी ये निकलता है, वो सब जाता है फिर जो है एक्वाटिक लाइफ को मतलब पॉल्यूट करता है, जिसके वजह से जो फाइटोप्लैंक्टन है, जो प्लैंक्टन यानी कि बहुत छोटे प्रजाति का प्लांट जैसे दिखता है ग्रीन कलर का, बहुत छोटे प्रजाति का प्लैंक्टन यानी कि बहुत छोटे प्रजाति का। ठीक है, उसका अगर कोई एनिमल है, बहुत छोटा सा एनिमल है, तो उसको हम लोग बोलेंगे जू प्लैंक्टन। अगर प्लांट है तो उसको बोलेंगे हम लोग फाइटोप्लैंक्टन। ठीक है, तो ये दोनों प्लैंक्टन जो है, प्लैंक्टन जनरली हमें वाटर में ही देखने को मिलता है, वाटर सरफेस में जो है, वाटर सोर्सेज में जो है हमें प्लैंक्टन्स देखने को मिलता है। अगर ग्रीन होके वो रहा है, प्लांट का टाइप है, तो उसको फाइटोप्लैंक्टन बोलेंगे। अगर एनिमल यानी कि जो भी एनिमल का टाइप है तो हम उसे क्या बोलेंगे, जू प्लैंक्टन। तो फाइटोप्लैंक्टन जो है जनरली खराब होता है या फिर उसका जो है ग्रोथ रुक जाता है। किसके वजह से, ये जो ऑयल जाता है मिलके पानी में मिलके जो रिफाइनरी से जाता है, ऑटोमोबाइल वर्कशॉप से जो है, वो फाइटोप्लैंक्टन का ग्रोथ रोक देता है। फिर क्या होता है, ये पानी जो है पीने लायक नहीं बचता है। और यहाँ पे और एक चीज़ ये होता है कि जो ऊपरी परत है पानी का, वहाँ पे जो ऑयल फ्लोट करता है, ये फिर क्या करता है ना, जो हमारा एयर में जो ऑक्सीजन होता है उसके कांटेक्ट में आने नहीं देता है, जिसकी वजह से वाटर में ऑक्सीजन का जो सप्लाई है वो भी बंद हो जाता है। एयर से डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से जो एयर में डिजॉल्व होकर ऑक्सीजन जो एक्वाटिक एनिमल्स को मिलता था कंज्यूम करने के लिए, वो भी बंद हो जाता है। ठीक है, जिसके वजह से एक्वाटिक लाइफ जो है बहुत ही ज़्यादा डेंजर सिचुएशन में चले जाते हैं। फिर क्या होता है, द पैसेज ऑफ हॉट वाटर फ्रॉम थर्मल प्लांट्स चेंजेस द टेम्परेचर ऑफ वाटर सोर्स। ये हम लोग 6th पॉइंट देख रहे हैं। ठीक है, द पैसेज ऑफ हॉट वाटर फ्रॉम थर्मल प्लांट्स चेंजेस द टेम्परेचर ऑफ वाटर सोर्स, एज ए रिजल्ट द कंटेंट ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीजेस, reduced ऑक्सीजन कंटेंट किल्स द एक्वाटिक ऑर्गेनिक मैटर विच देयरफॉर एक्यूमुलेट्स। तो ये क्या होता है, पैसेज ऑफ हॉट वाटर, जो भी थर्मल प्लांट्स वगैरह है कोई वाटर सोर्सेज के पास, वो क्या करते हैं, डायरेक्टली हॉट वाटर जो भी उनका रेसिड्यू निकला वो डायरेक्टली वाटर सोर्स में छोड़ देते हैं, जिसके वजह से वाटर सोर्सेज का टेम्परेचर भी राइज होने लगता है धीरे धीरे। तो जिसके वजह से उसमें जो है वाटर का टेम्परेचर राइज होने की वजह से उस वाटर में जो है ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज होने लगता है। ठीक है, तो जो टेम्परेचर राइज होने से ऑक्सीजन जो डिक्रीज होने लगता है, जो ऑक्सीजन डिक्रीज होने से, रिड्यूस ऑक्सीजन होने से एक्वाटिक एनिमल्स जो है वो कंज्यूम नहीं कर पाता है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं ले पाते हैं, उनका फिर जो है जीना मुश्किल होता है। फिर जो है डिकम्पोजिशन रेट जो है ऑर्गेनिक मैटर, जो भी ऑर्गेनिक मैटर होता है, मतलब जो भी पानी में जो भी जानवर रहते हैं वो भी मरते हैं ना, वो भी मरते हैं। किसी का कुछ नुकसान हो गया तो वो मर गए, पोल्यूशन की वजह से मर गए, किसी को कुछ बीमारी लग गया मर गए। तो वो जो ऑर्गेनिक मैटर जो भी पानी के अंदर पड़ा हुआ रहता है, या फिर कोई भी प्लांट का रेसिड्यू है वो जो पड़ा हुआ रहता है, उसको जो है पचने में जो है ऑक्सीजन रिक्वायर होता है। ठीक है, अगर आपको याद होगा, हम लोग स्कूल कॉलेज के टाइम में पढ़े थे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड एंड केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, बीओडी एंड सीओडी। तो वो जो फैक्टर है वो दर्शाता है कि कितना डिकम्पोजिशन के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए होता है। ठीक है, तो ये जो ऑक्सीजन क्वांटिटी है अगर वो कम हो गया तो जो डिकम्पोजिशन रेट है ऑर्गेनिक मैटर का वो भी कम होने लगता है।
तो फिर क्या होता है कि ये जो ऑर्गेनिक मैटर है वो फिर डिकम्पोज अच्छे से नहीं हो पाता है, वो पड़े पड़े वहाँ पे सड़ने लगता है, मतलब वो एक्यूमुलेट होके एक जगह पे इकट्ठा होके फिर पड़े पड़े रहता है। जहाँ कहीं भी पड़ा हुआ रहता है फिर उसके ऊपर और ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर आ जाता है, वो भी डिकम्पोज नहीं हो पाता अच्छे से, उसके ऊपर फिर और आया तो वहीं पे वो पड़े पड़े एक्यूमुलेट मतलब इकट्ठा हो जाना, मतलब जैसे कि एक्यूमुलेट हो मतलब पहाड़ जैसे कहीं पे इकट्ठा होके पड़े रहते हैं, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं accumulation of organic dead organic matters विदाउट डिकम्पोजिशन, ठीक है। तो ये सब जो है ऑक्सीजन क्वांटिटी का सफिशिएंट अमाउंट में नहीं मिलने से ये सब हमें एडवर्स इफेक्ट जो है देखने को मिलता है। फिर हम लोग देखेंगे इफेक्ट्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। तो वाटर पॉल्यूट होने से हमें क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलता है। पहला पॉइंट है टॉक्सिक मटेरियल्स इन वाटर कॉज सीरियस वाटर बॉर्न डिजीजेस लाइक कोलेरा, टाइफाइड, जॉन्डिस, हेपेटाइटिस इन ह्यूमंस। तो जो हमारा वाटर पॉल्यूट हुआ तो उससे हमें क्या क्या डिजीज होने लगता है। टॉक्सिक मटेरियल इन वाटर कॉज सीरियस वाटर बॉर्न डिजीजेस लाइक कोलेरा, टाइफाइड, जॉन्डिस, हेपेटाइटिस एट्सेट्रा। तो ये सारे डिजीज जो है हमें वाटर मतलब पॉल्यूट होते हैं और ज़्यादातर ये वाटर बॉर्न डिजीजेस ही होते हैं, ठीक है। मतलब ये सब आप कहीं पे भी देखे होंगे तो ये जो डिजीजेस है मतलब याद रखिए कि ये वाटर से ही फैलता है। फिर जो द प्रेजेंस ऑफ फिर सेकेंड पॉइंट है द प्रेजेंस ऑफ एसिड्स एंड एल्कलीस इन वाटर डिस्ट्रॉयज माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय डिस्टर्बिंग द सेल्फ प्यूरिफिकेशन प्रोसेस इन द रिवर्स। फिर हम लोग देखेंगे सेकेंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है। द प्रेजेंस ऑफ एसिड्स एंड एल्कलीस इन वाटर डिस्ट्रॉयज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देयर बाय डिस्टर्बिंग द सेल्फ प्यूरिफिकेशन प्रोसेस इन द रिवर्स। तो ये जो एसिड्स एंड एल्कलीस मिले हुए जाते हैं पानी में, फिर वो जाके रिवर्स से मिलते हैं, तो उसमें जो है क्या होता है एसिड एंड एल्कलीस की वजह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो भी होते हैं जो कि यूज़फुल होते हैं, जो कि पानी का गंदापन जो है साफ़ करते हैं, वो ज़्यादातर जो है ख़त्म हो जाता है एसिड और अल्कलीस के कांटेक्ट में आके, जिसके वजह से जो है पानी रिवर का पानी जो है उसको कोई प्यूरीफाई करने थोड़ी जाता है, वो ऑटोमेटिकली प्यूरीफाई होते रहता है। कैसे होता है, उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं ये इन सब मतलब इम्प्योर पार्टिकल्स को डिकम्पोज करते हैं या फिर कुछ अपने खाने में यूज़ करते हैं या फिर कुछ ऐसे करके डिकम्पोज करके उसको जो है पानी को प्योर बनाते हैं। लेकिन अगर ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही मर गए तो फिर पानी को प्योर करेगा कौन, ठीक है। तो ये जो एसिड एंड एल्कलीस है इसके वजह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो भी मर जाता है, जिसके वजह से पानी का जो सेल्फ प्यूरिफिकेशन होने वाला था वो फिर नहीं हो पाता है, पानी जो है गंदा का गंदा ही रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया हमारा इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन में। फिर हम लोग देखेंगे तीसरा पॉइंट जो है polluted water causes spread of epidemics like cholera, tuberculosis, जॉन्डिस, टाइफॉइड इन ह्यूमन बींग्स, यह भी हम लोग देखें। फिर फोर्थ पॉइंट जो है यूजेस ऑफ पोल्यूटेड वाटर फॉर इरिगेशन ऑफ एग्रीकल्चरल फील्ड्स डैमेजेस क्रॉप सीवियरली, दिस इन टर्न रिड्यूसेस द एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। तो ये जो गंदा पानी है अगर हम लोग इरिगेट करके कोई भी क्रॉप उगाते हैं, कोई भी मतलब पैदावार करते हैं तो उसमें भी जो है बहुत कम देखने को मिलता है, मतलब हमारा जो उगना भी कम होता है, फसल का उगना कम होता है, फसल का उत्पादन भी कम होता है, क्वांटिटी में भी जो है आउटपुट प्रोडक्ट भी देखने को कम देखने को मिलता है, और वो जो है हमारे एग्रीकल्चर को भी डायरेक्टली इफेक्ट करता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हेवीली पोल्यूटेड वाटर अफेक्ट्स द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल एंड किल्स सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो बहुत ज़्यादा अगर पानी पोल्यूट हो गया है यानी कि दूषित हो गया है तो उससे जो है सॉइल का फर्टिलिटी भी कम होने लगता है, और सॉइल में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो भी क्या होता है ना धीरे धीरे करके मरने लगता है, ठीक है, मर जाता है, ख़त्म हो जाता है, ताकि वो सॉइल में भी कुछ बाद में उगता नहीं है, सॉइल भी बंजर बन जाता है, ठीक है, ज़मीन भी बंजर बन जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, contamination of seawater due to oil spilling causes ecological disasters which result in the death of aquatic organisms including fishes। तो ये जो कंटामिनेशन होता है सी वाटर में यानी कि जो दूषित मटेरियल, जो भी दूषित चीज़ें, जो भी ड्रेन वाटर, सीवरेज वाटर या फिर जो भी सब कुछ जो भी मीडियम के थ्रू से होके मिलता है जाके सी वाटर में, तो उसके वजह से क्या होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मरते तो है ही, उसके साथ साथ एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स जो भी है खास करके फिशेस जो है हमारे बहुत सारे वेराइटी के फिशेस जो है वो भी मर जाते हैं, ठीक है। फिर लास्ट पॉइंट क्या है, वाटर पोल्यूशन अफेक्ट्स द फिश एंड अदर एक्वाटिक लाइफ। तो एक्वाटिक लाइफ में जो भी प्राणी आते हैं सबको ही जो है वाटर पोल्यूशन की वजह से बहुत बहुत मात्रा में अफेक्ट होते हैं। ये था हमारा लास्ट पॉइंट। तो इसके साथ साथ हमारा जो है वाटर पोल्यूशन का इफेक्ट क्या है, कैसे वाटर पोल्यूशन होता है,
और उसके वजह से क्या किसको क्या नुकसान होता है ये सब हम लोग देख लिए हैं। अभी थोड़ा सा हम लोग सॉइल की तरफ चलेंगे। सॉइल बहुत ही एक मतलब जैसे हमारा नेचुरल रिसोर्सेस था, एक एयर, वाटर एंड फिर तीसरा आता है सॉइल। तो 2 पार्ट हम लोग कवर किए और तीसरी पार्ट जो है वो सॉइल है। तो सॉइल थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर जो है आगे सॉइल का फॉर्मेशन से जो है नेक्स्ट लेसन में हम लोग कवर करेंगे। तो मेनली मिनरल रिचेस इन द सॉइल। सॉइल क्या होता है? सॉइल में ही मिनरल रिच होता है। सॉइल के थ्रू से ही जो है हमें बहुत सारे मिनरल्स हमारे खाने में मिलता है, क्योंकि सॉइल में जो प्लांट्स उगता है सॉइल से जो भी मिनरल्स कलेक्ट करके वो फ्रूट में आता है, तो हमें वो फिर बाद में खाने को मिलता है। तो बॉडी में भी हमारे जो है बहुत सारे मिनरल पहुंचते हैं। तो कहीं ना कहीं सॉइल से ही हमें मिनरल मिलता है, चाहे वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। ठीक है। सॉइल इज द अपरमोस्ट लेयर ऑफ द लैंड विच सपोर्ट्स प्लांट लाइफ एंड कंटेन्स न्यूमरस लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर रिमेन्स। ठीक है। तो सॉइल जो है ज़्यादातर अपर मोस्ट लेयर है, पूरा फाइन अपर मोस्ट लेयर जो भी ऊपरी परत जो है हमें देखने को मिलता है वो सॉइल है। और ये ज़्यादातर प्लांट लाइफ को सपोर्ट करता है, क्योंकि प्लांट कहाँ पे उगता है? सॉइल के ऊपर ही तो उगता है ना। तो उसमें जो है बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म छोटे बड़े होते हैं, जो माइक्रोस्कोपिक भी कुछ होते हैं जो हमें देखने को नहीं मिलता है, और जो देखने को मिलता है उसमें से आप देख सकते हैं बहुत सारे मतलब एंथ्रोपोड्स जो है देखने को मिलता है, और अर्थवर्म्स जो है देखने को मिलता है। वो सब जो है हमें देखने को मिलता है, वो भी ऑर्गेनिजम्स है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी है जो हमें खाली आंख में देखने को नहीं मिलता है, वो हम माइक्रोस्कोपिक वे में भी देख सकते हैं। फिर ये क्या है, सेकंड पॉइंट क्या लिखा है? इट इज ए कम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ मिनरल पार्टिकल्स फॉर्म्ड फ्रॉम रॉक्स, ह्यूमस, विंड, वाटर, मिनरल सॉल्ट एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक अर्थवर्म्स, इंसेक्ट्स, बैक्टीरिया एंड फंजाई। तो ये सब सॉइल कैसे मतलब इतना मिनरल रिच हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे वे से जो है इसमें मिला हुआ चीज़ हमें देखने को मिलता है। कैसे, किससे सॉइल बनता है? जो सॉइल का बनावट ही इसको जो है मिनरल रिच बनाता है। कैसे? रॉक, ह्यूमस, विंड से कुछ पार्टिकल्स आया सॉइल में गिरा, फिर वाटर से बहते हुए कुछ पार्टिकल्स आया सॉइल में मिला, फिर मिनरल सॉल्ट जो है कुछ हम लोगों की वजह से कुछ मतलब बाहर से कोई कुछ चीज़ें हम फेंक दिए, वो जाके सॉइल में मिला। फिर जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स, अर्थवर्म्स वगैरह जो है वो फिर सॉइल का जो ऊपरी परत थोड़ा सा नीचे तक लेते हैं, नीचे का परत जो है ऊपर लेयर तक लाते हैं। तो इनका जो है काम ऊपर नीचे करते रहना है। तो इनके वजह से कुछ जो है मिनरल का फिर वो मतलब कंपोजिशन चेंज होता है, फिर वो हमें मिलता है। तो इंसेक्ट और बैक्टीरिया, फंजाई वगैरह सब कुछ जो है हमें सॉइल में मिलता है। तो ये सॉइल अपने आप में बहुत सारी चीज़ों का एक मिक्सचर है, जिसमें मेनली हमें मिनरल पार्टिकल्स, रॉक्स, ह्यूमस, विंड, वाटर, ये सब सोर्सेस मिनरल सॉल्ट वगैरह से मिलता है। और इसमें हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी मिलते हैं, जो कि अर्थवर्म, इंसेक्ट, बैक्टीरिया, फंजी वगैरह होते हैं। ठीक है। तो ह्यूमस इज द ब्राउन और ब्लैक ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ह्यूमस जो है ब्राउन एंड ब्लैक ऑर्गेनिक सब्सटेंस फॉर्म्ड फ्रॉम डिकेइंग प्लांट रिमेन्स और एनिमल मैटर, इट डिटरमाइंस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। तो ह्यूमस जो होता है जनरली प्लांट का फर्टिलिटी तय करता है, मतलब सॉइल का फर्टिलिटी तय करता है। जो सॉइल कितना फर्टाइल है वो हमें जानने को मिलता है ह्यूमस का जो प्रेजेंस है उससे। ठीक है। तो जिस सॉइल में जितना क्वांटिटी का ह्यूमस प्रेजेंस देखने को मिलता है वो सॉइल उतना ही फर्टाइल होता है। तो ह्यूमस जनरली क्या होता है, जो प्लांट और डेड एनिमल्स, डेड प्लांट्स जो है डिके होके फिर मिट्टी में मिलते हैं, तो वो ज़्यादातर ह्यूमस पैदा करते हैं। ठीक है। तो वो सॉइल को फर्टिलिटी देता है, यानी कि उपजाऊपन देता है। ठीक है। तो फिर ये गया सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है इट इज़ पोरस इन नेचर एंड इंक्रीजेस द एबिलिटी ऑफ सॉइल टू रिटेन वाटर। नेचुरली सॉइल जो होता है ये पोरस होता है, यानी कि इसके अंदर जो छोटे छोटे छेद होते हैं, स्पॉन्ज लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो जिसके वजह से सॉइल में जो है वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी इंक्रीज होता है। यानी कि छोटे छोटे पोर के थ्रू से जो है जब रेन होता है, यानी कि बारिश होता है, तो पानी जब गिरने लगता है सॉइल के ऊपर, पोर के थ्रू से जो है वो अंदर तक खींचे हुए जाता है और उसके अंदर जो है बना हुआ रहता है, ताकि हमें जो है बाद में कुआं, बोरवेल्स वगैरह खोदने से मिलता है, या फिर प्लांट्स लगाने में प्लांट जिंदा रहता है, सब कुछ जो है पॉसिबल हो पाता है। फिर फोर्थ पॉइंट जो है सॉइल इज ए रिन्यूएबल एज वेल एज नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। इट्स productivity can be maintained with fertilizers and manures rich in humus, hence it is renewable natural resource। अगर मिट्टी को हम लोग चाहें तो रिन्यूएबल भी बना सकते हैं। कई कई जगह पे जो है सॉइल नॉन रिन्यूएबल भी बन चुका है। तो जहाँ पे हम लोग ज़्यादातर फर्टिलाइजर्स यूज़ करने लगे हैं वहाँ पे सॉइल रिन्यूएबल नहीं हो पाता है। अगर हमें सॉइल
को रिन्यूएबल बनाना है, प्रोडक्टिविटी उसका मेंटेन करना है, तो उसमें हमें जो नेचुरल फर्टिलाइजर्स यूज़ करनी चाहिए, जो भी मैन्योर्स हमें यूज़ करना है वो जनरली ह्यूमस रिच होनी चाहिए। ह्यूमस रिच होगा तभी जाके उसमें अर्थवर्म अच्छे से रहेगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहेंगे, तभी जाके सॉइल जो है रिन्यूएबल हो पाएगा। बार बार उसके ऊपर से जो है जो भी कुछ गिरता होता है या फिर प्लांट रेसिड्यूज या फिर नई मिट्टी धूल वगैरह जो भी उसमें मिलता है वो फिर बाद में ह्यूमस की वजह से, अर्थवर्म, डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से नए परत बनाते हुए जाते हैं सॉइल का, और इससे जो है फिर सॉइल रिन्यूएबल होने लगता है। ठीक है, तो इसके वजह से हम ये भी बोल सकते हैं ये रिन्यूएबल है। अगर ये सब चीज़ें कहीं पे नहीं होता है तो सॉइल एकदम से धीरे धीरे करके धुलते हुए जाता है और एक बार करके वो कुछ दिनों के बाद ख़त्म हो जाता है। ठीक है, फिर जो लास्ट पॉइंट है हमारा, ऑन द कंट्रेरी इफ द सॉइल हैज़ बीन रिमूव्ड फ्रॉम ए सर्टेन प्लेस बाय इरोजन इट मे टेक हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू कम फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू फॉर्म न्यू सॉइल, हैंस सॉइल इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज नॉन रिन्यूएबल सोर्स। तो रिन्यूएबल कैसे बनाना है ये तो देख लिए हैं हम, लेकिन सॉइल को अगर इस तरह से हम लोग रिन्यूएबल नहीं बना पाए तो ये बार बार इरोजन होके जब जाता है, यानी कि धूल मिट्टी जब हवा में उड़ के चला जाता है तो ऊपरी परत नष्ट हो जाता है, फिर पानी के थ्रू से जब धुल के भी जाता है तो भी ये इरोजन होके चला जाता है, ऊपरी परत जो है मिट्टी का चला जाता है। तो इस तरह से जब पानी में या फिर हवा के थ्रू से जब धुलते हुए बार बार सॉइल ऊपर का लेयर जो है चला जाएगा तो उसके बाद फिर जो है पत्थर, चट्टान, कंकर वगैरह ही दिखेगा, उसमें फिर सॉइल नहीं होगा। तो ये सॉइल फिर से वापस आने में ये बहुत टाइम लेते हैं, जैसे कि हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर लेते हैं, बहुत टाइम के बाद शायद ही इसमें जो है सॉइल दोबारा से आ सके। तो इस तरह से ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स भी है। तो ये था सॉइल के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। आगे वाले लेसन में हम लोग पढ़ेंगे सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है, फिर जो है हम लोग देखेंगे थोड़ा सा हमारा जो साइकिल्स, कुछ साइकिल्स है जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, फिर साइकिल्स में थोड़ा सा कार्बन साइकिल, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल वगैरह बहुत सारा साइकिल्स है, हम लोग उसको 1 बाय 1 करके थोड़ा सा देखेंगे। तो इस तरह से अगर सॉइल ख़त्म होने के बाद हमारा तीनों स्फीयर का जो है कंटेंट ख़त्म होता है, फिर हम लोग साइकिल की तरफ जाएंगे और आगे बढ़ेंगे। तो ये था आज का हमारा लेसन। अगर आपको अच्छा लगा है तो अच्छी बात है, अगर कहीं पे कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और होगा तो शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच।